इससे ही हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे क्या, मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, ठीक है। तो सबसे पहले बहुमत में आपको क्या बताया था हमने कि मेजॉरिटी हम आपके कहते किसे हैं, तो मेजॉरिटी का मतलब क्या है, जो संख्या में ज्यादा हो, ये कहलाता है आपके मेजॉरिटी। ठीक, मेजॉरिटी के आपके तीन टाइप दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होता है आपके सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, मान लिया कि प्रेजेंट 200 एमपी और वोट 180 ने दिया, तो सिंपल मेजॉरिटी 180 डिवाइड बाई 2 प्लस वन, ये होगा आपके सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी का आपके यूज मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल, इन बिल्स को पास करने में किया जाता है। दूसरी मेजॉरिटी हमने देखी थी कौन सी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि किसी हाउस के टोटल मेंबर्स का 50% प्लस वन। जैसे कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, तो 545 का 50% प्लस वन यानी 273 प्लस, और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, तो 245 का 50% यानी 123 प्लस। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज होता है गवर्नमेंट बनाने में और गवर्नमेंट गिराने में। ठीक, अगर रूलिंग पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी शो कर दे तो वो सरकार बना देगी, और अगर अपोजिट पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी शो कर दे तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके अगली मेजॉरिटी आपके आती है, वो आती है कौन सी, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी तीन प्रकार की आपके होती है। अब इस स्पेशल मेजॉरिटी को नोट करो सबसे पहले। तो स्पेशल मेजॉरिटी,
स्पेशल मेजोरिटी होती है आपके तीन प्रकार की। पहली स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ ऑल मेंबर, दूसरी स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और तीसरी स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर्स। अब ये तीनों मेजोरिटी में आपके डिफरेंस क्या होता है? ठीक, पहली स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, हाउस के जितने मेंबर्स हैं उनकी 2/3। लोकसभा में अगर 545 है तो 545 की 2/3, और राज्यसभा में अगर 245 है तो 245 की 2/3। ठीक, इस मेजोरिटी को हम कहते हैं 2/3 ऑफ ऑल मेंबर। इस मेजोरिटी का यूज होता है प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस में। ठीक, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस में कौन सी मेजोरिटी होती है यूज? 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स, पहला पॉइंट। अब दूसरा याद रखना, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब आपके क्या हुआ, मान लो 200 प्रेजेंट है, 180 ने आपके वोट दिया, तो कहां से काउंट होगी? 180 का 2/3। ठीक है, इस मेजोरिटी का यूज होता है आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 249 आपके, जब राज्यसभा आपके राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे। ठीक, आर्टिकल 312 किसी ऑल इंडिया सर्विसेज का आपके गठन या समाप्ति। ठीक, अब तीसरी कंडीशन है कि मेजोरिटी 2/3 ऑफ पी एंड बी, ठीक, एंड मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर्स। अब इस कंडीशन का आपके क्या अर्थ होता है ये समझना। इस कंडीशन का आपके अर्थ ये है कि जो 2/3 ऑफ पी एंड बी मेजोरिटी है जिस सदन में, ये उस सदन के आधे से अधिक होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा 2/3 ऑफ पी एंड बी मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर्स, यानी कि लोकसभा में आधे से अधिक कितनी होगी? 273 प्लस, और राज्यसभा में आधे से अधिक होगी 123 प्लस। अब यहां कंडीशन देखना, मान लिया कि लोकसभा में कोई बिल आया, 200 प्रेजेंट है, 180 ने वोट दिया, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हुआ? 2/3 इंटू 180 यानी 120। 120 या ये यहां से तो पास है, लेकिन ये लोकसभा के आधे से अधिक नहीं है, तो ये मेजोरिटी पास नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन देखना, प्रेजेंट है 500, वोट दिया 450 ने। ठीक, 450 की 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ, नंबर कितना आया? 300, लेकिन ये 300 आपके 273 प्लस से ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रपोजल पास्ड। ठीक है, यानी कि आपके यहां दो कंडीशन चल रही हैं, 2/3 ऑफ पी एंड बी भी हो, और जिस हाउस में ये आई है मेजोरिटी उस हाउस के सदन की संख्या के आधे से अधिक भी हो। ठीक, ये तीसरी मेजोरिटी होती है आपकी कौन सी? 2/3 ऑफ पी एंड बी मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर्स। ठीक है, अब यहां समझना, इसका यूज होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया में। ठीक है, इसके अलावा आपके सीएजी को हटाने की प्रक्रिया में ये मेजोरिटी होती है आपकी 2/3 ऑफ पी एंड बी मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर्स।
कर लिया नोट? तो अब हम आपके एंटर करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आपके है क्या? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पार्ट 1 इसको नोट करो, फिर पार्ट 1 को हम समझना शुरू करें। तो पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक, आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, अब यहां समझना सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड की जगह यूज हुआ है कौन सा वर्ड? यूनियन। यूनियन और फेडरेशन दोनों को हिंदी में हम संघ बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां याद रखना कि ये फेडरेशन वर्ड का आपके अर्थ क्या होता है, ठीक, और ये फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो हम ये समझ ले। ये जो फेडरेशन वर्ड है एक लैटिन वर्ड फ्यूडस से ड्राइव हुआ है, और फ्यूडस का अर्थ होता है क्या? एग्रीमेंट, यानी कि समझौता। एक ऐसी यूनिट जो किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट हो उसे हम कहेंगे फेडरेशन। ठीक, जैसे हम आपके बोलते हैं ना यूएस फेडरेशन, ठीक है, तो यूएस फेडरेशन एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है। ठीक, यानी कि वहां यूनिट्स के बीच में क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। ठीक है, अब यहां याद रखना तो फेडरेशन का अर्थ क्या होता है? एक एग्रीमेंट। अब यहां आपके नेक्स्ट, इंडिया को हम फेडरेशन की जगह यूनियन हम कहते क्यों हैं? पहला, इंडिया यूनियन किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। यहां कैसे आपके हुआ है? यहां सीधा सीधा सा एक तो ट्रांसफर ऑफ पावर किया था ब्रिटेन ने, यानी भारत के अंदर टोटल क्षेत्र कितना था उस समय? अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर ये जो आपके 60% आपके जो क्षेत्र है, ठीक, 60% क्षेत्र आपके तो किसका था? ब्रिटिश क्राउन का, और 40% क्षेत्र किसका था? आपके प्रिंसली स्टेट्स का। अब यहां 60% क्षेत्र ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को ट्रांसफर किया ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत, और ये 40% क्षेत्र में जो देसी रियासत थी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके खुद ही ये भारत में इन्होंने अपना विलय करा दिया। ठीक, तो यहां जो इंडिया यूनियन है वो आपके किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, पहली चीज तो ये। ठीक, इसलिए हम इंडिया को फेडरेशन नहीं बोलते। दूसरी खास बात ये होती है कि जो फेडरेशन के अंदर आपके जो यूनिट्स हैं, ठीक है, ये हुआ, तो अगर आपके वहां प्रोविजन है अलग होने का, ये फेडरेशन की शुरुआत में ही होगा, तो ये अलग भी हो सकती हैं, लेकिन इंडिया यूनियन के अंदर किसी भी यूनिट को अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी जिस रियासत का विलय भारत संघ में हो गया वो अब भारत से अलग नहीं हो सकती। तो इंडिया को हम फेडरेशन की जगह क्या कहते हैं? आपके यूनियन। क्यों? क्योंकि पहला तो इंडिया यूनियन किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बना, और दूसरा इंडिया से किसी भी यूनिट को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये आपके नोट कर लो सबसे पहले तो। क्या
डिलीट हो गया तो दोबारा लिख लो, क्यों परेशान हो रहे हो। तो नेक्स्ट, तो इंडिया को हम फेडरेशन की जगह क्या कहते हैं, यूनियन। ठीक, तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था, बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर आपके क्या कहते हैं कि इंडिया आपके फेडरेशन नहीं है, इंडिया एक यूनियन है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया यूनियन किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, और दूसरा इसके किसी भी पार्ट को इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब यहां अगला कंसेप्ट आप समझना, फेडरेशन, यूनियन और कन्फेडरेशन, इन तीन वर्ड्स को। ठीक है, फेडरेशन हम कहते किसे हैं, यूनियन हम किसे कहते हैं, और कन्फेडरेशन किसे कहते हैं। अब ये तीनों वर्ड्स को आप समझो।
कलियर नोट। तो फेडरेशन, फेडरेशन आपके एक ऐसी व्यवस्था होती है अगर दो या दो से अधिक यूनिट मिलके क्या कर लें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें। ठीक, जैसे कि मान लिया ये आपके दो या दो से अधिक यूनिट है एबीसीडी, इन चारों ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया और एक बनाया इन्होंने फेडरेशन। ठीक है, तो यहां ए बी सी डी ये चार तो हो गई स्टेट, और ये इन्होंने आपके बना दिया एक कंबाइन सेंटर। ठीक है, जब कभी भी फेडरेशन अस्तित्व में आता है तो फेडरेशन की खास बात यह है कि यहां ना तो स्टेट डिजोल्व होगी और ना ही सेंटर डिजोल्व होगा, ये एज इट इज बना रहेगा हमेशा, ना तो इसमें एबीसीडी डिजोल्व हो सकते, और अब ये जो आपके ई है ये ई अस्तित्व में आ गया तो ना ही ई डिजोल्व हो सकता। ठीक, तो फेडरेशन एक ऐसी व्यवस्था है जहां सेंटर ना तो ये कभी डिजोल्व हो सकता और ना ही स्टेट ये कभी डिजोल्व हो सकता। फेडरेशन को हम कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब जहां ना तो राज्यों का विनाश हो सकता ना ही संघ का विनाश हो सकता। ठीक, इसका एग्जाम्पल है यूएस फेडरेशन। यूएस फेडरेशन के अंदर आपके स्टेट्स भी आपके क्या नहीं हो सकते डिजोल्व, और सेंटर भी डिजोल्व नहीं हो सकता। अब दूसरी व्यवस्था समझना आप, यूनियन। तो अब यूनियन हम किसे कहते हैं? यूनियन आपके एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सेंटर तो कभी डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन स्टेट डिसॉल्व हो सकते हैं। यानी यूनियन का मतलब होता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि ए बी सी डी ये चार राज्य हैं, इन चारों राज्यों ने मिलकर बनाया ई। ठीक, तो ये ई तो हो गया सेंटर, ये ई कभी डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन हो सकता है ये बी B1 B2 दो स्टेट में बढ़ जाए, ये C1 C2 दो स्टेट में बढ़ जाए। और यूनियन का एग्जांपल है क्या? इंडिया, क्योंकि भारत जब बना था तब 14 स्टेट थे, आज 28 स्टेट है, तो ये स्टेट टूटते ही तो चले गए। इसका मतलब यूनियन के अंदर स्टेट तो डिसॉल्व हो सकता है लेकिन सेंटर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब तीसरी व्यवस्था होती है आपके यूनियन के बाद कन्फेडरेशन। अब इस व्यवस्था को समझो।
हाँ जो चल तो कन्फेडरेशन आपके क्या सिस्टम है? कन्फेडरेशन आपके एक ऐसा सिस्टम है जहां आपके सेंटर भी डिसॉल्व हो सकता है और स्टेट भी डिसॉल्व हो सकते हैं, यानी कि आपके विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, जहां संघ का भी विनाश हो सकता है और राज्यों का भी विनाश हो सकता है। जैसे कि एबीसीडी ये 4 स्टेट है, इन्होंने मिलकर सेंटर बनाया ई। पता चला कि आगे चल के ई सेंटर 2 पार्ट में बट गया, ए और सी ने अलग कर लिया अपना सेंटर और बी और डी ने अलग कर लिया। फिर आगे चल के देखा कि आपके ये जो स्टेट है सी ई सेंटर के अंदर, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ई2 ये भी 2 पार्ट में आपके डिवाइड हो गई। इसका एग्जांपल यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिकन। ठीक, यूएसएसआर क्या हुआ? टूट गया, संघ भी टूट गया। ठीक, अब संघ टूटा, बाद में ये जो देश बने आपके, ये देश भी तो छोटे छोटे हिस्सों में टूटते चले गए आगे चल के। ठीक, तो आपके ये कहलाता है क्या? कन्फेडरेशन। जैसे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक बृहद सेंटर है, ये कभी भी ये भी टूट सकता है, तो इसके अंदर जो यूरोपियन यूनियन में शामिल जो यूनिट है वो भी तो टूट सकती है। ठीक, तो ये कहलाता है कन्फेडरेशन, यानी कि विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अब इसके बाद आते हैं हम आपके आगे, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हाँ, मिला सकते हैं, बिल्कुल वहां भी मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते। डिसॉल्व का मतलब क्या है? तोड़ना। तोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं। ठीक, अगर जुड़ गई तो फिर वो टूटेगी नहीं। अब अगला पॉइंट समझना, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले तो हमें यहां एक शब्द ये समझना है कि इंडिया यूनियन का मतलब क्या होता है और इंडियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है। किस यूनिट को हम यूनियन कहते हैं और किस यूनिट को हम टेरिटरी कहते हैं। ठीक, इंडिया यूनियन में आपके शामिल होते हैं सेंटर और स्टेट, क्योंकि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर एंड स्टेट के बीच में होता है। ठीक, जबकि इंडियन टेरिटरी आपके एक ब्रॉडर वर्ड है। इंडियन टेरिटरी का मतलब सेंटर भी है, इसमें स्टेट भी है, इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, इसके अलावा अदर टेरिटरी। अदर टेरिटरी में ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इकोनॉमिकल टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक, अब यहां नेक्स्ट समझना, ज्योग्राफिकल टेरिटरी किसी देश की क्या होती है? उस देश की मुख्य भूमि और उस देश के आइलैंड, ये भौगोलिक आपके क्षेत्र हो गया। इकोनॉमिकल टेरिटरी क्या है? जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री तट रेखा है, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक इकोनॉमिक टेरिटरी होती है किसी देश की, प्लस आपके जो इंडियन प्लेन और शिप। ठीक, क्योंकि प्लेन हवा में चलता है और शिप पानी में चलता है, यहां आपके किसी देश की टेरिटरी नहीं होती, यहां उसी प्लेन और शिप की टेरिटरी होगी जिस देश का वो है। तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी हुई। और पॉलिटिकल टेरिटरी में आपके नेक्स्ट आपके क्या आएगा? पॉलिटिकल अथॉरिटी इंडिया की जहां जहां आपके लगती होगी, जैसे विदेशों में स्थित इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास, ये भारत की पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट होंगे। ठीक, तो ये टेरिटरी किसी भी देश की 3 होती हैं, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ज्योग्राफिकल का मतलब मेनलैंड और आइलैंड, इकोनॉमिकल का मतलब 12 नॉटिकल माइल कोस्ट लाइन और प्लेन एंड शिप, और पॉलिटिकल मतलब एम्बेसीज।
देश से बाहर विदेशों में जो एम्बेसीज स्थित हैं वो पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है, इसे नोट कर लो। बंदरगाह पॉलिटिकल में नहीं आएगा, ज्योग्राफिकल में आएगा। बंदरगाह तो जमीन पे बना है। कौन सा? देखो होता क्या है कि कई बार बंदरगाह का डेवलपमेंट किसी दूसरे देश को दे दिया जाता है, तो उस देश का कंट्रोल आ जाता है उसके ऑपरेशन पे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस देश का बन गया। ठीक, जैसे कि अब हमने देखा अडानी पोर्ट, मुद्रा पोर्ट। अब अडानी पोर्ट का मतलब ये थोड़ा है कि वो अडानी का, वो आपने पूरी संप्रभुता आ गई वहां। अडानी के पास सिर्फ ऑपरेशनल अथॉरिटी है उसकी, क्योंकि उन्होंने उस बंदरगाह को बनाया है। ठीक, तो ऑपरेशनल अथॉरिटी होती है। जैसे चीन कई देशों में बंदरगाह बनाता है, भारत कई देशों में आपके बंदरगाह बनाता है, तो वहां ऑपरेशनल अथॉरिटी आ जाती है, संप्रभुता तो उसी देश की है। कर लिया नोट? ये दोनों में अब डिफरेंस क्लियर हुआ, यूनियन और टेरिटरी में। टेरिटरी के अंदर यूनियन आ जाएगा। ठीक, लेकिन यूनियन का मतलब टेरिटरी नहीं है। यूनियन सिर्फ उतना ही पार्ट है जहां शक्तियों का बंटवारा हो रहा हो, और टेरिटरी उससे भी ब्रॉडर हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है यूनियन एंड टेरिटरी। अब नेक्स्ट आगे समझना है इससे। अब हम आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। पार्ट 1 के जो मेजर आर्टिकल्स हैं उन्हें हम समझते हैं। ठीक, तो पार्ट 1 में आपके आर्टिकल 1 ये क्या कहता है? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये आर्टिकल 1 कहता है। ठीक है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ होगा। और आर्टिकल 2 कहता है एंट्री ऑफ न्यू टेरिटरी इन इंडिया, भारत में नए क्षेत्र का प्रवेश। ठीक, तो अगर इंडिया यूनियन में कोई नई टेरिटरी आना चाहे तो उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो 4 तरीके हमारे पास हैं। पहला सेशन, दूसरा एक्रीशन, तीसरा ऑक्यूपेशन और चौथा प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, इसको नोट करो, फिर हम चारों मेथड्स को समझें कि सेशन क्या होता है, एक्रीशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है और प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। इन 4 तरीकों से कोई भी आपके क्षेत्र इंडियन टेरिटरी में शामिल हो सकता है।
क्लियर नोट? तो समझना, तो इंडिया में अगर किसी नई टेरिटरी की आपके एंट्री होनी है तो इसके आपके 4 तरीके होते हैं, सेशन, एक्रीशन, ऑक्यूपेशन और प्रिस्क्रिप्शन। अब ये 4 तरीके आपके क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप समझना सेशन। सेशन कौन सी मेथड होती है? सेशन में आपके होता है कि मान लिया कि किसी राज्य का कोई राजा है और वो राजा अपनी सॉवर्निटी को खुद ट्रांसफर कर दे भारत सरकार को, यानी राजा अपनी संप्रभुता को किसको ट्रांसफर कर दे? भारत सरकार को। ठीक, यानी कि रूलर ऑफ एनी अदर स्टेट ट्रांसफर इज सॉवर्निटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपके प्रिंसली स्टेट्स ने विलय किया भारत में, राजाओं ने खुद अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर दी। जैसे कि सिक्किम का विलय भारत में हुआ, सिक्किम में चौंग्याल डायनेस्टी का शासक था। ठीक, इस चौंग्याल डायनेस्टी के शासक ने खुद सिक्किम का विलय किसमें कर दिया? भारत में। इसका मतलब राजा ने अपनी सॉवर्निटी भारत सरकार को दे दी। तो एक तरीका होता है आपके सेशन। ठीक, नोट करो इसे। क्लियर नोट? अब अगला पॉइंट आपके समझना, एक्रीशन। ये आपके पॉइंट क्या होता है? ठीक, एक्रीशन में होता क्या है कि जब कभी भी दो देशों के बीच में कोई नेचुरल बाउंड्री हो और ये नेचुरल बाउंड्री के चेंज होने से एक देश का क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में शामिल हो जाए। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बताया कि मान लिया कि ये आपके कोई रिवर है, ठीक, XYZ कोई रिवर है, इस रिवर के आपके इस तरफ है आपके इंडिया और इस रिवर के आपके इस तरफ है आपके क्या? बांग्लादेश। ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक, अब रिवर तो रिवर है, रिवर तो हर 20-25 साल में अपना रास्ता बदल देती है। अब मान लिया कि ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और अब इस रिवर ने आपके फ्लो कर दिया कुछ इस तरह से, ये ऐसे हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये पार्ट इंडिया में था पहले, कहां चला गया? बांग्लादेश में। ये पार्ट बांग्लादेश में था, कहां गया? इंडिया। ये पार्ट आपके इंडिया में था, कहां पहुंच गया? बांग्लादेश। ठीक, जब कभी भी दो देशों के बीच नेचुरल बाउंड्री और ये नेचुरल बाउंड्री आपके फेरबदल हो जाए इसमें, तो एक देश का क्षेत्र दूसरे देश के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम एक्रीशन। ठीक, इंडिया और बांग्लादेश के कई क्षेत्र ऐसे ही एक दूसरे में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके इस तरफ इंडिया और इस तरफ बांग्लादेश। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर आपके पहले तो ऐसी बह रही थी, अब ऐसी बहने लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश का ये क्षेत्र कहां पहुंच गया? अब इंडिया में। ये कौन सी मेथड हुई? एक्रीशन। तो एक्रीशन को नोट कर लो।
कर लिया नोट। अगली मेथड ऑक्यूपेशन। बिल्कुल, इंडिया और बांग्लादेश के कई कनक्लेव इसी आधार पर इंटरचेंज हुए, नेचुरल बाउंड्री चेंज होने के कारण। ठीक, अब ऑक्यूपेशन आपके क्या होता है? भारत सरकार किसी ऐसी जगह अपनी सॉवर्निटी को स्थापित कर दे जहां पहले से किसी दूसरे देश की कोई सॉवर्निटी ना हो। जैसे कि आपके अंटार्कटिका के किसी क्षेत्र में तिरंगा फहरा दे, जाके आर्कटिक में फहरा दे, मंगल ग्रह पे जाके फहरा दे। अब यहां तो किसी देश का हक नहीं है, जिस देश का झंडा लग गया जिस जगह पे वो उस देश की टेरिटरी बन गई। ठीक, तो ये कहलाती है कौन सी मेथड? ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन में आपके किसी ऐसे क्षेत्र में अपनी संप्रभुता को स्टेब्लिश कर देना जहां पहले से किसी देश की संप्रभुता ना हो, इसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। क्लियर नोट। अब ऑक्यूपेशन के बाद आपके प्रिस्क्रिप्शन, अगली मेथड। अब ये प्रिस्क्रिप्शन आपके क्या कहता है? ठीक, अब यहां कहीं ऐसा हो जाए कि किसी क्षेत्र में रहने वाली जनता ये भारत में मिलना चाहे, ये जनता विद्रोह कर दे वहां की सरकार के प्रति, हमें नहीं रहना आपके शासन में, हमें भारत में मिलना है। ठीक, जैसे कि आपके गोवा, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, जनता ने विद्रोह कर दिया, गोवा का विलय भारत में कराया गया। ठीक, दमन एंड दीव ये भी पुर्तगालियों के अधीन था, पुदुचेरी ये फ्रांसीसियों के अधीन था, यहाँ की जनता ने इनके साथ नहीं रहना चाहा, यहाँ की जनता ने चाहा भारत में विलय। ठीक, तो इन कंडीशन पे इनका विलय कहां हो गया? इंडिया में। और ये मेथड क्या कहलाती है? प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, क्लियर नोट। अब इसके बाद में आते हैं हम आगे आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपके क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि आपके अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उस एग्जिस्टिंग स्टेट के नेम, एरिया और बाउंड्री में अगर कोई चेंज करना है तो ये राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। अब किसी भी आपके राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो यहां दो मेथड हो सकती हैं। कौन सी? हो सकता है ये प्रस्ताव केंद्र सरकार लाए, हो सकता है ये प्रस्ताव राज्य सरकार लाए। ठीक, तो इसको आप नोट करो, फिर हम देखें कि दोनों में से कैसे आपके ये लागू होता है।
ठीक, केंद्र सरकार लाएगी तब प्रोसेस क्या होती है और राज्य सरकार लाएगी तब प्रोसेस क्या होती है। तो आर्टिकल 3 आपके कहता है कि पार्लियामेंट कैन अल्टर नेम एरिया एंड बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है और ये परिवर्तन दो तरीके से आपके हो सकता है कि प्रस्ताव को केंद्र सरकार लाए या फिर प्रस्ताव को राज्य सरकार लाए। तो सबसे पहले हम देखें आपके, मान लो प्रस्ताव को कौन लेके आ रहा है, केंद्र सरकार। प्रपोजल इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब देखना यहां क्या होगा, इसको नोट करो फिर से समझाएं। कर नोट।
तो नेक्स्ट, तो किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन आपके करना हो। अब मान लो ये प्रस्ताव लाए सेंटर गवर्नमेंट। अगर सेंटर गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को लाती है तो पहले तो आपके प्रेसिडेंट की परमिशन लेगी आपके सेंटर की कैबिनेट, और प्रेसिडेंट की परमिशन से आपके कैबिनेट प्रस्ताव को तैयार करेगी कि नाम में चेंज करना है, क्षेत्रफल में करना है या एरिया में करना है। ठीक है। अब ये जो आपके प्रपोजल है, प्रेसिडेंट आपके इस प्रपोजल को किसे भेज देगा? राज्य विधानमंडल को। अब यहां दो ही कंडीशन हो सकती है, राज्य विधानमंडल इस पे एग्री हो या एग्री ना हो। अगर राज्य विधानमंडल इस पे एग्री होगा तो इसे पास कर देगा, एग्री नहीं होगा तो पास नहीं करेगा। दोनों ही स्थितियों में कहा गया वापस पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने अगर इसको पास नहीं किया तो प्रपोजल लैप्स, और अगर पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया तो प्रपोजल पास्ड। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण, सेंटर की कैबिनेट ने इस प्रपोजल को रेडी किया, प्रेसिडेंट ने इसे आंध्र प्रदेश विधानसभा भेजा, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मना कर दिया इसे पास करने के। उसके बाद आया ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने उठा के सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया। यानी आंध्र प्रदेश एग्री नहीं था तब भी तेलंगाना बन गया। ठीक। तो ये होता है सेंटर अगर प्रपोजल लाए तब। अब दूसरी कंडीशन आपके हो सकता है प्रपोजल आपके कौन ले आए? स्टेट गवर्नमेंट। अब इसे देखो, यूनिटरी फीचर है, बताया नहीं था आपको, एकात्मक विशेषता। आर्टिकल 3 यूनिटरी फीचर है, ये सेंटर के हाथ में पावर है। बताने का कोई फायदा नहीं है, वो तो इन्फॉर्म किया है। ठीक, कि हम विभाजन कर रहे हैं, जो बन पड़े वो कर लेना। क्लियर नोट। अब देखना, अब हो सकता है प्रपोजल को आपके इंट्रोड्यूस कौन करे? स्टेट। तो अब स्टेट गवर्नमेंट अगर आपके इसे इंट्रोड्यूस करेगी तो प्रपोजल रेडी करेगी स्टेट की कैबिनेट। स्टेट की कैबिनेट इसे आपके रेडी किया, अब ये लेके आएगी कहां? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल में अगर ये पास नहीं हुआ तो यही लैप्स हो गया,
और अगर राज्य विधानमंडल से आपके 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंटेड वोट से ये पास हुआ तो अब पहुंचेगा ये कहां, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ तो यहां भी लैप्स, और पार्लियामेंट अगर इसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे तो प्रपोजल पास। अब ऐसा जो आपके प्रयास किया था ये उत्तर प्रदेश में किया था मायावती सरकार ने। मायावती सरकार उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटना चाहती थी, तो मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास भी करा दिया। ठीक, पास होके आया पार्लियामेंट के पास। ठीक, केंद्र सरकार ने कहा थोड़े से शांत रहो, उठा के यहां से नॉन पास्ड। मायावती का मंसूबा फेल, लेकिन तो 4 हिस्सों में बढ़ चुका होता उत्तर प्रदेश। ठीक, क्योंकि मायावती को भविष्य का पता था कि एक ही सीट छोड़ेंगे योगी जी, और एक ही रह गई आज का आके, जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। ठीक, वो भी पता नहीं कैसे आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो प्रपोजल आपके इंट्रोड्यूस स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो ये प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो ये हमने आपके देखा क्या, पार्ट 1। तो पार्ट 1 एक कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट हुआ। ठीक है, पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का आपके सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो नागरिकता को समझेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है।